हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभ पाठशाला। आज हम नेशनल इनकम का थर्ड पार्ट बना रहे हैं। इससे पहले दो पार्ट मैंने वीडियो जो है बना दिया है और चैनल पे अपलोड कर दिया है इंग्लिश मीडियम में भी, और इसका जो अलग से मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया है कि आप सबको ईजिली जो है वो मिल जाए। इसलिए आप सबके लिए अलग से प्ले लिस्ट बना दिया है। आप उस प्ले लिस्ट में जाकर जो है वीडियो देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का जो है लिंक भी दे दूँगा, जिससे आपको ईजिली वो मिल जाए। आज हम थर्ड पार्ट में देखिए फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम की बात कर रहे हैं। इनके बीच में मैं डिफरेंस लिख रखा है, मैंने डिफरेंस से इसको समझा दूंगा कि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, और एग्ज़ाम में भी जो देखा गया है वो ज़्यादा डिफरेंस ही आता है। तो डिफरेंस समझाते हुए इसको समझा दिया जाएगा कि भाई फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर इनकम क्या है और ट्रांसफ़र इनकम क्या है। तो देखिए फैक्टर इनकम क्या होता है, पहले मैं अपने आप बता देता हूँ, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। तो फैक्टर इनकम मतलब क्या होता है कि जो फैक्टर्स होते हैं, जब उनकी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है तो जो वो इनकम होता है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए लैंड है, तो अगर आप किसी को लैंड देते हैं तो उसके बदले क्या मिलता है, रेंट मिलता है। या कोई लेबर है वो काम करता है तो उसको क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरी मिलती है। ठीक है, तो ये इसे फैक्टर इनकम कहते हैं। वहीं पर जब ट्रांसफ़र इनकम की बात की जाती है तो ट्रांसफ़र इनकम जो है वो किसी प्रकार के किसी भी टाइप से कोई बिना वर्क के ही मिल जाता है, मतलब वन साइडेड इनकम होता है, जिसमें आपको किसी भी फैक्टर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वन साइडेड इनकम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपकी पॉकेट मनी, आपके पापा आपको कोई पॉकेट मनी देते होंगे तो वो जो है वो एक ट्रांसफ़र इनकम होता है। या स्कूलों में जो स्कॉलरशिप मिलती है, कॉलेजेस में जो स्कॉलरशिप मिलती है, तो इसको हम ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। भाई इसके बदले आप कोई फैक्टर थोड़ा प्रोवाइड कर रहे हो। जब स्कॉलरशिप मिल रही है तो इसके बदले आप से कोई काम थोड़ी ना करवा रहे हैं, या आपसे कोई फैक्टर थोड़ी ना मांग रहे हैं। तो एक तरह से ये वन साइडेड इनकम होती है जो ट्रांसफ़र इनकम होती है। कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली हैं कि भाई जो फैक्टर इनकम है, क्योंकि इससे पहले भी हमने बात की थी जब हम ये पढ़ रहे थे भाई सर्कुलर फ्लो, तो हमने बात की थी भाई फैक्टर इनकम होता क्या है। तो जो फैक्टर इनकम है वो फैक्टर इनकम जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में ही इंक्लूड होता है, पर ट्रांसफ़र इनकम जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड होता है, क्योंकि फैक्टर ही जो है वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में क्या है, यूज होते हैं। तो इसलिए फैक्टर इनकम ही इंक्लूड होता है, ये ट्रांसफ़र इनकम इंक्लूड नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें आप सबको ध्यान देना है, और बहुत ईजी है ये टॉपिक, अक्सर एग्जाम में आ जाता है और बच्चे थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं, इसमें जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है इसकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले आप सबको इसी बिहाफ पे, इसी तरह से बेसिस लिख के अगर आप जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आप सबको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए कोशिश करना कि बेसिस लिख के आप जो है डिफ्रेंशिएट करें। तो देखिए क्या है, इट रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जैसे मैंने बता दिया था कि जब फैक्टर प्रोसेस, जब प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है, तो जब आप जो फैक्टर सर्विस देते हैं तो उसके बदले जो है आपको जो इनकम मिलती है उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। वहीं पे यहाँ पर देखिए क्या है, ट्रांसफ़र इनकम, इट्स रेफर टू इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस एंड इन रिटर्न। तो आप यहाँ पर कोई प्रोडक्टिव सर्विस वगैरह नहीं दे रहे हो, उसके बदले आपको ऐसा कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, ये वन साइडेड होता है। तो यहाँ पर देखिए भाई आप कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते हो कि भाई उसके बदले रिटर्न हुआ हो। ठीक है, तो ये वन साइडेड होता है। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, नेचर। नेचर देखिए जैसे इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में इंक्लूड होता है। वहाँ पर अगर इसकी बात की जाए ट्रांसफ़र इनकम की, तो नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो जो ट्रांसफ़र इनकम होता है वो क्या है, नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में नहीं इंक्लूड होता। तो इस चीज़ को आप सबको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे नेशनल इनकम का तो उसमें लिखा आएगा भाई ट्रांसफ़र इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफ़र इनकम बाय गवर्नमेंट, ऐसे लिखा आएगा। तो जब भी ट्रांसफ़र इनकम आपके उसमें लिखा आएगा तो ट्रांसफ़र इनकम देखते ही आप सबको इग्नोर कर देना है, क्योंकि आप सबको अब पता चल चुका है कि ट्रांसफ़र इनकम जो है वो क्या है कि भाई नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए इट इज़ अर्निंग कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कैसा है, अर्निंग है। क्या करते हो भाई, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आप अर्निंग कर रहे हो। और ये क्या है, इट इज़ रिसीव्ड कॉन्सेप्ट।
तो यहाँ क्या करते हो आप, सिर्फ रिसीव करते हो, कोई अर्निंग नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कोई मेहनत मजदूरी या किसी टाइप का कोई भी काम नहीं कर रहे हो, ऐसे रिसीप मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो हम पहले कर चुके हैं रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, और यहाँ पर स्कॉलरशिप, ओल्ड एजेस पेंशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि ओल्ड एजेस पेंशन की बात की गई है, विडो पेंशन की बात की जाती है। जो नॉर्मल पेंशन होता है जो कि मिला करते ही, तो वो हमारे इनकम का ही एक पोर्शन होता है, उसमें से अगर जो नॉर्मल पेंशन है जो कि हमारे इनकम से कट रहा था बाद में वो मिलता है, तो वो जो है फैक्टर इनकम के अंदर ही इंक्लूड होता है, ट्रांसफ़र इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि वो क्या है, हमारे इनकम का एक पार्ट था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड एजेस जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या विडो पेंशन हो गई या किसी ऐसे अलाउंसेस हो गई जिसको जो बिना किसी फैक्टर सर्विस के मिल रहा है, तो वो सारे आपके ट्रांसफ़र इनकम कहलाएंगे। तो आई होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि भाई फैक्टर इनकम क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, आप सब इसको एक दो बार पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फैक्टर इनकम क्या होता है, जो बोथ साइडेड होता है, मतलब इन रिटर्न मिलता है आप सबको। जब आप फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करते हो तो आपको फैक्टर इनकम मिलता है। वहीं ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है, वन साइडेड होता है, आपको कोई सर्विस देने की ज़रूरत नहीं होती है उसमें, विदाउट सर्विस ही, विदाउट प्रोडक्शन प्रोसेस ही आप सबको मिल जाता है, उसको ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। हमने एग्जांपल देख ही लिया है कि भाई स्कॉलरशिप वगैरह, स्कॉलरशिप क्या होता है भाई, बिना किसी मेहनत के या बिना कोई फैक्टर की सर्विस प्रोवाइड करे बिना ही आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो चलिए आप सब इसको उतार लीजिए। इसके बाद एक टॉपिक और हम देख लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड क्या होता है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं भाई फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं। इनके बीच में भी हम डिफरेंस से समझेंगे कि भाई फाइनल गुड्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, जिससे आप सबको इनकी मीनिंग भी समझ में आ जाए और डिफरेंस भी समझ में आ जाए बड़ी इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि मैं बताता हूँ कि मैं पहले खुद ही समझा देता हूँ, फिर उसको रीड आउट करेंगे, उसके बाद इसको समझाएंगे भाई होता क्या है। तो देखिए, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब समझ लीजिए जैसे कि एक रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, ठीक है, और अभी उसमें जो उसको फाइनली जो है बनाना बाकी होता है, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। रॉ मटेरियल को भी इंटरमीडिएट गुड्स कह सकते हो। जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट है, बिस्किट बनाने के लिए आप मैदा, चीनी जो भी इस्तेमाल करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। वहीं पे जब फाइनल गुड्स की बात की जाती है तो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो गुड्स होते हैं जो फाइनली यूज़ के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे जब मैंने बिस्किट की बात की तो वो बिस्किट जो है फाइनली गुड्स जो है तैयार हो चुका है। ठीक है, अब वहीं फाइनल गुड्स की जब बात की जाती है तो फाइनल गुड्स दो टाइप के होते हैं, या तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा या उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो फाइनल गुड्स के टाइप जो हैं दो हैं, या तो इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो गुड्स भी फाइनल होते हैं, और जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है वो गुड्स भी क्या हैं, फाइनल होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब जरा हम इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं कि भाई डिफरेंसेस क्या हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या है, सबसे पहले मीनिंग दे रखा है कि भाई फाइनल गुड्स रेफर टू दी दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, तो इस मीनिंग से ही आप सब समझ सकते हो कि जो फाइनल गुड्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक तो बात कर ली गई किसकी, कंजप्शन की, और एक बात की गई इन्वेस्टमेंट की। तो इन दोनों उसमें यूज़ होने वाले जो गुड्स होते हैं वो फाइनल गुड्स होते हैं। वहीं पर जब इंटरमीडिएट गुड्स की बात की जाती है तो इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दी दोज गुड्स विच आर यूज फॉर ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, जो या तो रीसेल के लिए यूज़ होंगे या उसमें कोई प्रोडक्शन बाकी होगा। अब रीसेल के लिए जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मिल्क है, दूध है, तो अगर एक मान लीजिए उसका एक कोई हलवाई है, अगर वो उस मिल्क को यूज़ करता है तो क्या हो गया, एक तरह से इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर किसी डेयरी पे उसको बेचना है तो रीसेल के लिए यूज़ हो रहा है, भाई उसको डेयरी वाले ने खरीदा, फिर उसको वो बेचेगा अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट लगाकर जो भी है बेचेगा। ठीक है, तो उस टाइम वो डेयरी पे जो मिल्क है वो भी क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो भाई रीसेल के लिए या तो यूज होते हैं या फर्दर उनमें प्रोडक्शन बाकी होता है। जब मिल्क को हलवाई जब यूज़ कर रहा है तो क्या हो रहा है कि उसमें प्रोडक्शन बाकी है, उसका स्वीट बनाएगा, जो भी बनाएगा।
ठीक है। वहीं पे जब डेयरी वाले यूज़ कर रहे हैं तो उसको रीसेल कर रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, ये इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है दूसरा, नेचर में देखिए दे आर इंक्लूड्स इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। तो जो फाइनल गुड्स होते हैं वही इंक्लूड होते हैं नेशनल इनकम में और डोमेस्टिक इनकम में। ये चीज़ भी आप सबको ध्यान रखनी है। उसके बाद क्या है, दे आर नेदर इंक्लूड, ठीक है। तो ये कभी इंक्लूड नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि भाई अगर इंटरमीडिएट गुड्स को आप क्या करोगे, इंक्लूड कर दोगे नेशनल इनकम में, तो आपको एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जिसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। मतलब हमारी नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उससे ज़्यादा दिखाई देगी, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि किसी ने मैदा खरीदा, ठीक है। तो मैदा खरीदा बिस्किट बनाने के लिए, तो उससे पहले वीट था, तो वीट में क्या करा, मैदे में कन्वर्ट करा। वीट उसने 50 रुपीज़ का खरीदा था, मैदे में कन्वर्ट करा 75 का हो गया। अब उसने बिस्किट बनाया, ठीक है। अब उसने बिस्किट बनाया तो वो 100 रुपये का हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर मैं सारे को इंक्लूड कर दूँ 50, 75, ठीक है, तो कितना हो गया 125 और 100, तो 225 जो है आपका नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम दिखाई देगा। वहीं पे फाइनली कितना है भाई, जो बिस्किट बन गया 100 रुपीज़ उसकी प्राइस थी, तो फाइनली क्या है वो 100 रुपीज़ है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा कि आपकी डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम जो है वहाँ पर 100 रुपीज़ है, ठीक। नहीं तो अगर हम सारी चीज़ों को इंक्लूड कर देंगे, तो अगर आप बिस्किट की बात करें तो बिस्किट के अंदर देखो उस वीट का जो 50 रुपये प्राइस था वो भी इंक्लूड है। फिर उसको जब मैदे में कन्वर्ट किया गया 25 रुपये एक्स्ट्रा लगे, वो भी उस बिस्किट में इंक्लूड है, तभी तो जाकर वो 100 रुपीज़ का हुआ है ना, ठीक है। उसके बनाने के बाद 100 रुपीज़ का हुआ। तो क्या होगा कि उस वीट और उस मैदा बनाया गया है उसके प्राइस की काउंटिंग क्या हो जाएगी, कई बार काउंट हो जाएगी, डबल काउंट हो जाएगी। जब आपने बिस्किट के अंदर उसको काउंट कर रखा है, अगर हम उसको अलग अलग से फिर से काउंट करेंगे तो क्या होगा कि वो कई बार काउंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसलिए हम इंटरमीडिएट गुड्स की अगर वैल्यू को या इंटरमीडिएट गुड्स की जो भी प्राइस होगा उसको अगर हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में, तो हमारी नेशनल इनकम बहुत ज़्यादा दिखाई देगी और रियल में ऐसा नेशनल इनकम इतनी ज़्यादा होगी नहीं। इसलिए हम फाइनल गुड्स के प्राइस को ही लेते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स के प्राइस के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस पहले से ही शामिल होते हैं। आप सब जानते ही हो कि भाई जैसे मैंने मिल्क का ही एग्जांपल दिया था, तो मिल्क में जब डेयरी वाला मिल्क बेच रहा है, रिसेल कर रहा है, तो उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के रिसेल कर रहा है ना। अब अगर वो मान लीजिए मिल्क वो 30 रुपीज़ का दे रहा है, अगर 30 रुपीज़ का दे रहा है, तो मान लीजिए उसने अपना 1 रुपये जो है क्या करा, प्रॉफिट जोड़ दिया, तो 29 रुपीज़ का उसे पड़ा था। तो अगर वो 29 रुपये भी जोड़ लिए जाए और ये 30 भी जोड़ लिए जाए तो कितना हो जाएगा भाई, 59 रुपीज़ हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन रियलिटी में कितना है, 30 रुपीज़ ही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को डबल काउंटिंग कहा जाता है। तो डबल काउंटिंग अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे किसमें, नेशनल इनकम में, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू दिखाई देगी नेशनल इनकम की। अब देखिए वैल्यू एडेड, बिल्कुल वही अभी मैंने एग्जांपल बता ही दिया है कि जो फाइनल गुड्स होते हैं उनमें भाई वैल्यू ऐड करना बाकी नहीं रह जाता, उसमें सारे वैल्यू ऐड हो चुके होते हैं। जैसे अभी मैंने मिल्क का एग्जांपल दिया, जब वो 30 रुपीज़ का बेच रहा है तो क्या है, उसमें सारे वैल्यू अपने आप ऐड हो चुके हैं जितना भी उसका प्राइस उसे रखना था। उसके बाद यहाँ पर देखो वैल्यू हैज़ टू बी एडेड, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करना बाकी होता है। इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोसेस में लाकर जब फाइनल गुड्स बनाया जाता है उसमें प्रॉफिट वगैरह जोड़ा जाता है, वैल्यू उसकी जोड़ी जाती है, तब जाकर मार्केट में उतारा जाता है, तब उसके एक MRP आती है, ठीक है। तो उसमें वैल्यू ऐड करना बाकी होता है। जब पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनल जब होता है तब उसमें जो प्रोड्यूसर अपना प्रॉफिट वगैरह ऐड करने के बाद फिर मार्केट में उतारता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू ऐड करना बाकी होता है और जो फाइनल गुड्स होता है उसमें वैल्यू सारे ऐड हो चुके होते हैं। अब उसके बाद देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री, ये बहुत जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल समझेंगे। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री, तो जो फाइनल गुड्स होते हैं अपने प्रोडक्शन बाउंड्री जो हैं वो क्रॉस कर चुके होते हैं, लेकिन वहीं इंटरमीडिएट गुड्स के होते हैं दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो अभी क्या होते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर ही होते हैं। अब जैसे मैंने अभी वीट और आप सबको बिस्किट का एग्जांपल दिया था, तो उसको हम यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री के उसमें समझ लेते हैं, ठीक है, जिससे आप सबको इजी हो जाए। आप सब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखिए प्रोडक्शन बाउंड्री क्या होता है, इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि भाई मान लीजिए एक प्रोडक्शन बाउंड्री है। अब आपने क्या करा था, वीट खरीदा था, ठीक है, आपने वीट खरीदा है,
50 रुपीज़ का, ठीक है। उसके बाद उसका फ्लोर बनवाया 75 रुपीज़ का, ठीक है भाई, आपने उसको मैदा बनवाया है। उसके बाद आप क्या करते हो, वीट खरीदने के बाद उसका बिस्किट बनवा लेते हो, कितने का, 100 रुपीज़ का। तो ये आपका क्या है, फाइनल गुड है, ठीक है, जो कि आप मार्केट में बेचेंगे। अब ये जो है ये सब इंटरमीडिएट गुड है जो कि आपके क्या है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है। ये जो है कंज्यूमर के पास जाएगा, क्या जो बिस्किट है वो कंज्यूमर के पास जाएगा, ठीक है। इसको ही हम क्या कहेंगे, फाइनल गुड कहेंगे, ठीक है। तो आप देखिए जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं अभी वो बाउंड्री के अंदर ही हैं, अभी तो वो मार्केट में आई नहीं है, ठीक है। तो इनमें अभी प्रोसेस बाकी है, प्रोसेस हो रहे हैं। जब फाइनली बिस्किट बन जाता है तो क्या होता है, प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर हो जाता है, मतलब कि इसमें जितने प्रोसेस होने थे वो सारे प्रोसेस हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर माना जाता है और ये प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर माना जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स जो है प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर माना जाता है। तो आई होप आप सबको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आ गए होंगे। अच्छा, जो फाइनल गुड्स होते हैं वो इंटरमीडिएट गुड्स या बहुत सारे इंटरमीडिएट गुड्स जो हैं वो फाइनल गुड्स भी हो सकते हैं। तो ये यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइनल गुड्स है और कौन सा इंटरमीडिएट गुड्स है। ये चीज़ ध्यान रखना कि आप यूज कैसे कर रहे हो। जैसे इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे मिल्क है, मिल्क जब हम घर पे लेकर आते हैं कंज्यूम करने के लिए तो एक फाइनल गुड्स है, और वही मिल्क अगर कोई बेकरी वाला या कोई हलवाई यूज़ कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फाइनल गुड होगा और क्या इंटरमीडिएट गुड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।